वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो 11th क्लास में हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड, सही है जी, आयनिक बॉन्ड। तो अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? लुईस और कौशल की ही अप्रोच थी। उन्होंने पहला कोवेलेंट बताया, फिर उसके बाद क्या बताया? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड स्पेशली क्या होता है? ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पहला वाला जो एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ओके बेटा, और दूसरा वाला क्या होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बेसिकली कौन कौन से होंगे? यानी एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और बेसिकली हेलोजन के साथ जो भी इन जनरल जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी बेटा? वो क्या होगी? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो क्या हो गया? तो देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं NaCl, ध्यान से समझना है NaCl। ओके बेटा, तो देखो NaCl की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोडियम क्या होगा? मैंने अभी बताया आपको, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखता हूं तो 11 होती है। तो 1s2 2s2 2p कितनी हो जाएगी बेटा? 2p6 हो जाएगी और 3s1 हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 3s1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ 17 होता है बेटा। तो नियॉन 10 हो गया। फिर क्या हो गया? 3s2 3p5। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। ओके, बट बॉन्ड कैसे बनाएगा? अब देखो मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन शेल में करेंगे, तो इसके भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब देखो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। अब जो सोडियम है ना बेटा, सोडियम क्या हो गया? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके क्या हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। भाई देखो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है ना। तो बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट एक करेगा। ठीक हो गया, ये इधर ये। तो अब ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इसको। ठीक हो गया, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो क्या होगा बेटा? Na पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बॉन्ड बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात मैं करता हूँ MgCl2 की अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? कितना होता है जी? नियॉन कितना होगा? 10, यानी 3s2 3p कितना हो गया भाई? 3s2 हो जाएगा भाई। 10 और 2 12 होता है ना मैग्नीशियम का। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में दो, वैलेंस शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्लोरीन वो है ही हमारे पास, कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, या क्या कर सकता हूं मैं? नियॉन 3s2 3p5। क्लियर है बेटा बात? तो इसके कितने हो गए? 7 हो गए। वैले 7 हो गए आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्या होगा बेटा? तो जो मैग्नीशियम होगा ना Mg, क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां लूज करे। अब जो क्लोरीन है बेटा वो कितना? वो 1 इलेक्ट्रॉन इसका पकड़ेगा। ठीक हो गया। अब 2 क्लोरीन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? तो 2Cl माइनस हो जाएगा। ओके बेटा, तो क्या बन जाएगा? Mg2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और Cl कितना बेटा? माइनस, और ये ट्वाइस। इज इट क्लियर और नॉट? और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? MgCl2। तो ये हमारी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब देखो आयनिक बॉन्ड हो गया। तो अब अगला टॉपिक आता है बेटा, कौन सा? लैटिस एंथैल्पी। क्या होता है बेटा? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, इज इट क्लियर और नॉट? लैटिस एंथैल्पी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है। तो देखो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? लैटिस क्या होता है भाई? कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को डिसोशिएट करने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मतलब वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक आयनिक सॉलिड को, जिससे कि वो आयनिक सॉलिड किस में डिसोशिएट हो जाए? इनटू इट्स गैसियस आयंस में डिसोशिएट हो जाए ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात क्लियर है? तो क्या हुआ? लैटिस एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे कि कोई आयनिक सॉलिड
किस में चेंज हो जाए, इनटू इट्स गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अगर मैं जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। सोडियम क्लोराइड की जो लैटिस एंथैल्पी यूज होती है बेटा, वो कितनी होती है, 735 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ये है, जब मैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड को 735 किलो जूल पर मोल एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव गैसियस में, ओके, और Cl नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इनटू इट्स गैसियस आयंस, और किस में, और वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ओके बेटा, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ क्या, एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा, 735 किलो जूल पर मोल। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। तो देखो, कहने का मतलब ये है, लैटिस एंथैल्पी वो चीज होती है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू एन आयनिक सॉलिड टू चेंज, टू कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस आयंस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। क्लियर है बात? तो लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो अब मैं इसको रब करता हूं पूरे को, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके बेटा, तो देखो ध्यान से समझना है आपको। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके बेटा, क्लियर है बात? और बेल आइकन को दबाओ फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। सही है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक का बटन होता है बेटा यहाँ पर, तो उस लाइक के बटन को भी हिट कर दो। ठीक है, तो अब देखो, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्टार्ट करते हैं बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या स्टार्ट करते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, ओके जी। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड लेंथ, ओके बेटा, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बॉन्ड पैरामीटर्स में। पहला हम सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कोई भी अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी। ध्यान से समझना बेटा, बॉन्ड लेंथ वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है जो कि उस एटम्स को आपस में, कोई एक मॉलिक्यूल्स में जो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे हैं ना, उन दो एटम्स को बांधे रखती है, वो कहलाती है उसकी बॉन्ड लेंथ। तो क्या हो गया बेटा, दिस इज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विच कैन बाइंड इटसेल्फ, विच कैन बाइंड्स देम टुगेदर इनटू इट्स मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, तो क्या होगी, अगर मैं एग्जांपल की अगर बात करता हूं, तो देखो समझ में आई बात। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जो कि दो एटम्स को बांधे रखती है एक मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया बेटा। अब देखो, उसके बाद दो टर्म आते हैं, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आती है बेटा, और दूसरी क्या आती है, वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस। ठीक हो गया। तो ध्यान से देखना है, पहले ये समझो बेटा कि हमारी बॉन्ड लेंथ कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा। मान लो मैंने ए बी एक कंपाउंड लिया जो कि क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक हो गया बेटा। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपस में ऐसे बंधे होंगे। ठीक हो गया। ये क्या होंगे भाई, शेयरिंग हुई होगी यहाँ पर। ओके, तो देखो ये और ये क्या हो गया बेटा, ये जो हो गई, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कहलाएगी कैपिटल आर। ठीक हो गया बेटा। ओके, अब ये जो ये है, ये हमारी क्या होगी बेटा, ध्यान से समझना है आपको, ये आर ए हो गई। ओके जी, और ये क्या हो गई बेटा, आर बी हो गई। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ये ए एटम है, ये बी एटम है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये होगी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गई ये। तो ये क्या होगी बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। क्लियर है बात, बॉन्ड लेंथ हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा इसकी कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस ये होती है कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है अगर मैं उसका हाफ कर देता हूं तो मेरी कोवेलेंट रेडियस निकल जाती है। ध्यान से समझना बेटा, जो हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, अगर ए बी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये जो हमारा, ये जो इसके सेंट्रल पॉइंट से मैंने ये जो मैंने लाइन सेपरेट करी, ये क्या हुई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जिसको क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं तो ये इसकी कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगी आर ए। ठीक हो गया। और इसका अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये आर बी निकल जाएगी इसकी कोवेलेंट रेडियस। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब बढ़ते हैं वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस क्या होती है, वंडर वॉल रेडियस कैसे कंसिडर, इट इज डिफाइन, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेडियस जो कि उस पूरे एटम्स में कंसिडर की जाती है, कि वो रेडियस होती है जो कि उस पूरे एटम्स के होल में कंसिडर की जाती है, जो कंटेन करते हैं वैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स भी कंटेन्स करते हैं।
ठीक हो गया बेटा। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, पूरी कंसीडर की जाएगी किसी एक एटम में जिसमें उसके वैलेंस बॉन्ड भी कंटेन करेंगे, ठीक हो गया। बट जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की हाफ करके निकाली जाती है किसी कोवेलेंट कंपाउंड में। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। तो बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ी, ठीक हो गया बेटा। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ ये मेजर्ड कैसे की जाती है, बॉन्ड लेंथ को मेजर्ड करने का तरीका बेटा क्या है, हम किससे मेजर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, एक्सआरडी कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या मेजर की जा सकती है बेटा, बॉन्ड लेंथ मेजर की जा सकती है। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो देखो बॉन्ड लेंथ मैंने आपको करवाया, कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको बता दिया और वंडरवॉल रेडियस मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट पैरामीटर है सेकंड वाला, बॉन्ड एंगल, ठीक है। कौन सा पैरामीटर है, बॉन्ड एंगल। ओके जी, कौन सा पैरामीटर है बेटा, बॉन्ड एंगल। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन किया जा सकता है, बॉन्ड एंगल ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि वो एंगल होगा किन के बीच में, कि वो एंगल होगा जो कि ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, जो कि ऑर्बिटल्स में होगा, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे ना कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड में, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे इनटू वो क्या कंटेन करेंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे, ठीक हो गया। और उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे, ठीक हो गया बेटा, इनटू इट्स सेंट्रल मेटल के अराउंड, ठीक हो गया। देखो मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझो, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, वो ऑर्बिटल्स अगर वो ऑर्बिटल्स के वैलेंस शेल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं उनके बीच जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? फिर दोबारा समझो बेटा, कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स होंगे भाई, उसमें वैलेंस शेल होंगे, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल किस में मेजर किया जा सकता है, डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो, अब मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ, वाटर का एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक हो गया। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये लोन पेयर होगी बेटा। तो मैंने आपको ये बताया एक मॉलिक्यूल में जो कि सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या होगा, जिसने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब ऑर्बिटल्स में जो कि बॉन्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं, उनके बीच में जो मैं एंगल बनाऊंगा वो क्या होगा जी, वो होगा क्या होगा, मेरा बॉन्ड एंगल होगा जी। क्लियर है या नहीं? तो 104.5 डिग्री का एंगल आता है वाटर के मॉलिक्यूल में। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है जी। बॉन्ड एंगल क्लियर हुआ सभी को, ठीक हो गया। और बॉन्ड एंगल भी मेजर एक्सपेरिमेंटली मेजर होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, ठीक है जी। तो देखो अब थर्ड पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी, इसको रब करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात क्लियर है बेटा? कमेंट करके जरूर बताया करो कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखो बेटा, तो अब देखो अगला है हमारा बॉन्ड, क्या है बेटा, बॉन्ड। थर्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कौन सी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके जी। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वो उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जितना कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को डिसोशिएट कर सके। वो एनर्जी जो कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को डिसोशिएट कर सके इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा समझो बेटा, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को डिसोशिएट कर सके इनटू इट्स गैसियस एटम इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं बात करता हूं, इट इज मेजर्ड, किसमें मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। किलो जूल पर मोल होती है बेटा इसकी यूनिट्स, किस में मेजर की जाती है, किलो जूल पर मोल में मेजर की जाती है, ठीक हो गया बेटा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे H2 की मैं अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, H2 गैस होगा बेटा, इसमें एनर्जी प्रोवाइड कराई, हमें कितनी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे कि H गैस प्लस H गैस में डिसोशिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ, N2 की बात करता हूँ, ठीक हो गया, ऑक्सीजन गैस है, ओके बेटा, तो क्या होगा, O डबल बॉन्ड O होगा, तो इसकी कितनी होगी बेटा, इसकी होगी 498 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब अगर हमें O2 मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करना है इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, तो मुझे 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके बेटा। अब अगर N2 की बात करता हूं तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था बेटा इसका, ओके, किया था नहीं किया था, तो इसकी कितनी होती है बेटा, 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें N2 मॉलिक्यूल को तोड़ना हो, ठीक हो गया। अब देखो, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक क्रम समझ में आएगा, एक आपको ऑर्डर समझ में आएगा भाई। जब सिंगल बॉन्ड था, ध्यान से समझो, जो एनर्जी का है ना, मतलब बॉन्ड एंथैल्पीज यानी डेल्टा AH, ठीक हो गया, तो बॉन्ड एंथैल्पीज का जो ऑर्डर है ना बेटा, वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी हमें ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। यानी पहले 435 थी, फिर 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड कराई, फिर 946 किलो जूल पर मोल हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है ना, यानी बॉन्ड एंथैल्पी अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा भाई, ये H2 क्या था भाई, H क्या था, सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। तो एज वी इंक्रीज द बॉन्ड एंथैल्पीज, तो बॉन्ड ऑर्डर, या हम कह सकते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो अब लास्ट पैरामीटर हम पढ़ते हैं, कौन सा पैरामीटर होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, ओके बेटा, कौन सा पैरामीटर होगा, बॉन्ड ऑर्डर, ओके जी। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, तो इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जो भी हम कोवेलेंट, मतलब जो भी हमने लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना, लुईस रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी भाई, O2 N2, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, HNO2, ओजोन, तो उसमें वो कोवेलेंट कंपाउंड थे, जाहिर सी बात है। तो इन कोवेलेंट कंपाउंड, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर को हम ऐसे कह सकते हैं, जो बॉन्ड मतलब दो एटम्स के बीच में बनेगा, ठीक हो गया। अब उसका जो नंबर है कितना, मतलब वो जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज इन कोवेलेंट कंपाउंड द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज फॉर्म्ड इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बता सकता हूं, H का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, BO लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया जी। अब अगर बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं बेटा, O2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, O2 की बात करता हूं, तो O2 में O डबल बॉन्ड O हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया जी, 2 हो गया। बात क्लियर है। N2 की बात करो जी, N2 की बात करता हूं, तो और करके मैं क्या लिख सकता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। देखो, बॉन्ड कितने बन रहे, 1 2 3, तो कितने बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बात क्लियर है। CO की बात करी थी हमने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर बताओ जी, कितना, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा बात। अब देखो, यहां से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सभी को पता है भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या कहलाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। तो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। आओ चेक करते हैं। देखो कैसे, O2 2 माइनस जी, और F2 निकाल लो जी बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकाल लोगे जी, देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो, F2 में यानी F सिंगल बॉन्ड F, क्लियर है बात। O2 माइनस, इसका मतलब O सिंगल बॉन्ड माइनस माइनस, कैसे होगा बेटा, बात क्लियर है या नहीं। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया जी, BO क्या हो गया, 1 हो गया, BO क्या हो गया जी, 1 हो गया। ओके, इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द बॉन्ड ऑर्डर इज
सिमिलर, मतलब सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है जितनी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है हमारी। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स हमने पढ़े, बॉन्ड लेंथ पढ़ी, बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, और क्या पढ़ा बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पढ़ा। तो इसमें एक बात कॉमन थी। क्या बात कॉमन थी बेटा? ध्यान से देखो, जैसे जैसे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही थी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा था। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे समझो बेटा, ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये है। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, अब ये डबल बॉन्ड का मतलब ये ऐसे हो गया। ध्यान से समझो, समझना बेटा, इसका मतलब ये ऐसे हो गया। क्लियर है या नहीं? यानी ये और छोटा हो गया। क्लियर है? अब ये ट्रिपल बॉन्ड ये और छोटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इससे मुझे ये कंक्लूजन पता लगता है। क्या कंक्लूजन पता लगता है? बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक हो गया? जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है जी। तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो एक बिग लाइक का बटन दबाओ बेटा, और शेयर कर दो चैनल को, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।